अपोथेकरी डायरीज का सीजन 2 आ चुका है और इससे पहले आप सीजन 2 में कूद जाएं भैया इस वीडियो को पूरा देख लेना। मगर क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम सीजन 1 को पूरा रिकैप कर रहे हैं, मतलब पूरा नहीं, बताऊंगा आगे। देखो, इवन इफ आपने सीजन 1 देख रखा है तो भैया इस वीडियो को देख के आपका हो जाएगा रिवीजन, और अगर आपने सीजन 1 नहीं देख रखा है तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, बट स्पॉयलर्स चलता है तो बढ़िया सा आपको स्टोरी लाइन पता चल जाएगा। वैसे लेट मी बी क्लियर कि मैं यहाँ एकदम डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब हर एक मिस्ट्रीज को नहीं बताऊंगा, लेकिन ऊपर से मोटा मोटी कहानी कवर कर लूंगा। ऑल्सो क्योंकि सीजन 1 के अंदर 24 एपिसोड्स हैं जिनको एक वीडियो के अंदर समराइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये काइंड ऑफ पार्ट 1 है जहां मैं पहले 12 एपिसोड्स को समराइज कर रहा हूं। देन अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, यानी कि 10 के लाइक्स एंड 1 के कमेंट्स, तो तुरंत मैं पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा जहां बाकी के 12 एपिसोड्स भी एक्सप्लेन्ड होंगे। तो हाँ, वीडियो के स्टार्ट में ही लाइक टारगेट को मैंने सेट कर दिया है मित्रों। अगेन स्पॉयलर्स है वीडियो में, तो सावधान रहना। इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सीजन 1 की स्टार्ट में ही हम मिलते हैं अपने मोस्ट लव्ड कैरेक्टर, जो कि मेन कैरेक्टर भी है, और उसका नाम है माओ माओ। माओ माओ थोड़ी सी एसेंट्रिक है, मतलब उसका ऑब्सेशन है पॉइजन एंड हर्ब्स को लेके। वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसे पजल्स को सॉल्व करना काफी पसंद है। अब अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे माओ माओ को पहले एपिसोड के अंदर ही किडनैप कर लिया गया था और उसे इंपेरियल पैलेस के अंदर बेच दिया गया था। वहां वो एक सर्वेंट गर्ल के रूप में काम करती है। माओ माओ का मानना था कि अगर वो ज्यादा शाइन करेगी तो उतनी ही जल्दी वो हो जाएगी, इसीलिए शाइन नहीं करना है, अपना छोटा सा मीनियल जो जॉब है वो करते रहना है। लेकिन ऑब्वियसली माओ माओ ऐसे चुपचाप तो नहीं रह सकती थी, इसीलिए जब उसे पता लगा कि दो जो कॉन्क्यूबाइंस हैं उनके बच्चे बार बार मरते जा रहे हैं, तो क्यूरियोसिटी में माओ माओ जाती है इन्वेस्टिगेट करने, जहां उसे पता चल जाता है कि बच्चों को जहर वाले पाउडर लगाए जा रहे थे अननोइंगली, जिसके कारण बच्चे मर रहे थे। बस फिर क्या था, माओ माओ ये बात कन्वे कर देती है दोनों ही कॉन्क्यूबाइंस को। वो अलग बात है कि एक ही उसकी बात मानती है, लेकिन इसी प्रोसेस में हैंडसम मास्टर जिनशी पकड़ लेता है कि माओ माओ कोई सिंपल लड़की नहीं है बल्कि अपोथेकेरी है। बाय द वे, जिनशी जो है वो काफी ज्यादा हैंडसम है, मतलब सभी लड़कियां उस पर फिदा होती है, बस वो सो कॉल्ड यूनक है। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा कि सही में यूनक है या फिर उसका कुछ अपना सीक्रेट है। खैर, तो माओ माओ को पेश किया जाता है लेडी ग्योको के सामने, जिनके बच्चे बच गए थे माओ माओ के सजेशन के कारण, और ग्योको माओ माओ को अपनी लेडी इन वेटिंग बना देती है। तो इस तरह से माओ माओ की जिंदगी अब रियर पैलेस के अंदर स्टार्ट हो गई है, जहां सारी कॉन्क्यूबाइंस रहती हैं। तो जेड पवेलियन में सेटल होने के बाद माओ माओ को एक नई ड्यूटी मिलती है। ये ड्यूटी है फूड को टेस्ट करने का, यानी कि फूड टेस्टर या टेस्टर, TESTER और TASTER, बताना आप लोग कमेंट्स में। बेसिकली माओ माओ का काम यह है कि जो भी खाना लेडी ग्योको को सर्व किया जाएगा उसे पहले माओ माओ टेस्ट करेगी, ये जानने के लिए कि भैया इसके अंदर कुछ पॉइजन है कि नहीं। अब हम सब जानते हैं कि माओ माओ जहर के मामले में कितनी एक्सपर्ट है, मतलब 90% ऑफ पॉइजन तो उसके ऊपर काम ही नहीं करते, क्योंकि वो पॉइजन का टेस्ट अपने ऊपर ही करती थी। तो हाँ, इम्यून हो गई है वो लड़की। इनफैक्ट वो सूंघ के भी बता देती है कि इसके अंदर पॉइजन है या नहीं। खैर, एक दिन एक केस आता है जहां काफी सारे सोल्जर्स फूड पॉइजनिंग की वजह से मर रहे होते हैं, और ऐसे में वहां के शेफ को पकड़ लिया गया था कि भैया तू ही जहर मिलाया होगा खाने के अंदर। ऐसे समय पे जिनशी माओ माओ को बुलाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड माओ माओ स्पेक्युलेट करती है कि अगर कुछ स्पेसिफिक प्लांट के ब्रांचेस को एज चॉपस्टिक्स यूज किया जाए और अगर माहौल थोड़ा गर्म हो, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो पॉइजन की तरह एक्ट करती है, और यही सोल्जर्स के साथ हुआ। दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू, और शेफ बच जाता है। बेचारे ने जहर वहर नहीं मिलाया था खाने में, बेकार में वो मरने वाला था, बच गया माओ माओ के कारण। इस पॉइंट पे जिनशी को यह समझ में आ जाता है कि माओ माओ हर्ब्स के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए वो माओ माओ को एक एफ्रोडेसियाक बनाने का मौका देता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एफ्रोडेसियाक काइंड ऑफ लव पोशन है, जैसा हैरी पॉटर में था। मतलब इसका अगर सेवन कर लिए देन यू विल बी लाइक, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खैर, इस काम को पाके माओ माओ काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि देखा जाए तो अब उसके पास अपना काइंड ऑफ एक लैब था जहां वो अपोथेकेरी का काम कर सकती है। तो यहां से हर एक एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ छोटी स्टोरी चलती है, कुछ ना कुछ मिस्ट्री आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए माओ माओ जिनशी की मदद करती है। क्यों? क्योंकि माओ माओ है उतनी इंटेलिजेंट कि जिनशी को उसे कंसल्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको हर एक छोटी मिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी। उससे अच्छा आप एनीमे जाके
जाके देख लो। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा कहानी ओवरऑल जरूर बताऊंगा, तो हाँ वीडियो को देखते रहना और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना, टारगेट याद है ना, कमेंट भी कर देना। एनीवेज आगे ये भी हमें पता चलता है कि जिनशी जो कि यूनक के रूप में रिप्रेजेंट होता है वो काइंड ऑफ इस प्लेस का मैनेजर है, लेकिन वो सिर्फ मैनेजर नहीं है, वेल ही इज मच मोर देन दैट, और उसके हाथ के अंदर कई टास्क्स आते हैं। अब यूजुअली जिनशी की जो ब्यूटी है, जितना वो हैंडसम दिखता है उससे सारी लड़कियां उस पे फिदा होती हैं, लेकिन माओ माओ उस पे फिदा नहीं होती फॉर सम रीजन। जिनशी कभी कभी माओ माओ को भी चार्म करने की कोशिश करता है मित्रों, लेकिन माओ माओ पे जिनशी के चार्म का कोई असर होता दिखता नहीं है। इससे जिनशी थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता है कि भैया मेरी जो स्मार्टनेस है, हॉटनेस है, ये इस लड़की पे काम क्यों नहीं कर रही। खैर आगे चल के एक बार एम्परर खुद माओ माओ से एक फेवर मांगता है। क्या फेवर? वेल वो माओ माओ से कहता है कि माओ माओ लेडी लिहुआ की ध्यान रखे क्योंकि वो काफी बीमार पड़ गई थी। अब दोस्तों लेडी लिहुआ वही कॉन्क्यूबाइन है जो कि माओ माओ के एडवाइस को रिजेक्ट करी थी, मतलब बेबी पाउडर नहीं लगाना है बच्चे पे, तो इनका जो बच्चा था वो चला गया दुनिया से। खैर जब माओ माओ लेडी लिहुआ को ट्रीट करने जाती है तो वो देखती है कि लिहुआ बहुत ही बुरी हालत में है। क्यों? क्योंकि अटेंडेंट्स को पता ही नहीं था कि लिहुआ को किस तरह का खाना दिया जाए। इनफैक्ट ये लोग लिहुआ के ऊपर भी वो बेबी पाउडर पट लगा रहे थे उनको सुंदर दिखाने के लिए, जो कि अगेन पॉइजन जैसा था। तो इस पॉइंट पे हमें माओ माओ का एक अलग साइड दिखता है जहां वो अटेंडेंट्स को डांटती है केयरलेस होने के लिए। डांटना भी चाहिए, बाय द वे ये सब अननोइंगली हो रहा था, कोई प्लॉट नहीं था किसी का कि लिहुआ को मार देना है। एटलीस्ट आई होप सो, बाद में कुछ प्लॉट ट्विस्ट आ जाए तो मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। और हाँ अब माओ माओ लेडी लिहुआ का एकदम अच्छे से केयर करती है, मतलब फूड चेंज करती है, उनका पर्सनली देखभाल करती है, और देखते देखते लेडी लिहुआ अच्छी होने लग जाती है, मेंटली फिजिकली हर तरह से। तो हाँ लेडी लिहुआ अब हेल्दी हो चुकी है और जेड पैलेस जाने से पहले माओ माओ लेडी लिहुआ को एक सीक्रेट टेक्निक सिखाती है। पता है ये टेक्निक क्या थी? वेल वो सिखाती है लेडी लिहुआ को कि कैसे लिहुआ एम्परर को अपनी तरफ और भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माओ माओ को लोगों को अट्रैक्ट करने की टेक्निक कब से आ गई? वेल उसकी 3 बहन ब्रॉथल में थी ना, तो वहां से सीख के आई है माओ माओ। तो हाँ एम्परर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की निंजा टेक्निक सिखा रही है माओ माओ, जैसा निंजा टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूं आप लोगों को वीडियो लाइक और कमेंट करवाने के लिए। इफ यू नो व्हाट आई मीन। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। खैर तो एक दिन रियर पैलेस के अंदर पार्टी होती है जहां 4 हाईएस्ट रैंक्ड कॉन्क्यूबाइंस को बुलाया गया था। अब यहां हम ऑलरेडी 2 कॉन्क्यूबाइंस को तो जानते ही हैं, लेडी ग्योको और लेडी लिहुआ, लेकिन इनके अलावा हमें 2 और कॉन्क्यूबाइन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एक छोटी सी लड़की जो है लेडी लिशुआ, एंड देन एक ओल्डेस्ट कॉन्क्यूबाइन नेम्ड लेडी आर्डुओ। अब आई नो लेडी लिशुआ का यहां होना बहुत ही ज्यादा क्रीपी है, शी इज लिटरली अ किड, लेकिन उनकी अपनी एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आप अगर एनीमे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अगेन मैं सब कुछ यहां नहीं बताऊंगा यार, मतलब कुछ चीज एनीमे देख के ही पता चलेगा, बस ऊपर ऊपर से हम लोग स्टोरी को टच कर रहे हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है ये, बस रिकैप वीडियो है। ओके एनीवेज ये सभी कॉन्क्यूबाइंस एम्परर की कॉन्सर्ट बनने का एम रखती हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एम्परर अब तक मैरिड नहीं है, एंड इवेंचुअली वो इनमें से ही किसी एक से शादी करेगा, और जो कॉन्सर्ट होती है जो पत्नी होगी उसका ऑफ कोर्स कॉन्क्यूबाइन से औकात ज्यादा होगा। अब माओ माओ स्मार्ट है, उसे पता है कि पार्टी थोड़ी सी कोल्ड और विंडी होगी, इसीलिए वो ऑरेंज जिंजर कैंडी और अंडरकोट्स प्रिपेयर करती है जिसके अंदर हीटेड स्टोन्स रखे जाते हैं। क्यों चाहिए भैया ये वार्म या हीटेड स्टोन्स? ताकि कोल्ड ना पकड़े भैया इस तरह के वेदर में। हमारा भी आजकल ठंडा बहुत पड़ रहा है इधर उधर, तो थोड़ा ध्यान रखना, मेरे जैसा टी शर्ट में मत घूमो, स्वेटर वेटर पहन लो वरना ठंड लग जाएगी मित्रों। वैसे एनिमे के अंदर ये बात सबको पता चलती है और माओ माओ को सब के लिए ये बनाना पड़ता है, तो हाँ एक्स्ट्रा वर्क हो गया उसे। अब इस इवेंट के दौरान हमें पता चलता है कि माओ माओ एक्चुअली में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जी हाँ, वो अपने आप को अगली दिखाने के लिए मेकअप लगाती है ताकि माओ माओ खराब इंटेंशंस वाले लोगों का शिकार ना बने। जिनशी को जब ये बात पता चलती है तो वो माओ माओ के पीछे मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसे एक हेयर पिन गिफ्ट करता है। अब हेयर पिन का चाइना के अंदर बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं, क्या होते हैं वो गूगल कर लेना तुम लोग, सब वीडियो में नहीं बताऊंगा। वैसे ये जरूर मैं आपको बताऊंगा कि माओ माओ को जिनशी के अलावा 3 और लोगों से हेयर पिन्स मिलते हैं। 2 तो उन कॉन्क्यूबाइंस से जिनकी सर्विस माओ माओ की थी, और एक कॉन्सोलेशन के रूप में एक ऑफिसर से जो कि सबको हेयर पिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। गार्डन पार्टी के दौरान माओ माओ को यह भी समझ में आता है कि हर तरह के हेयर पिन्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इन पार्टीज में हेयर पिन्स टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये प्रॉमिस और लव को भी सिंबलाइज करते हैं। अब आगे लंच टाइम पे माओ माओ अपना फेवरेट
फेवरेट काम करती है। क्या है उसका फेवरेट काम? पॉइजन टेस्टिंग। तो हाँ, जब पहले माओ माओ को सूप सर्व किया जाता है तो उसका जो एक्सप्रेशन था ना, वो एकदम एक्सटेसी और मजे में बदल जाता है। अब ऐसा प्लेजर वाला एक्सप्रेशन देख के लोगों को लगता है कि वाह भाई, लगता है सूप बहुत बढ़िया बना है, तभी माओ माओ ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही है। लेकिन ऑब्वियसली सूप के अंदर पॉइजन था और माओ माओ इतनी खुश इसीलिए थी क्योंकि उसे पॉइजन अच्छा लगता है। जी हाँ, आई नो माओ माओ इज वेरी वियर्ड, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि भैया सूप के अंदर जहर डाला गया था, जिसको माओ माओ डिटेक्ट करके सबको बता देती है। वैसे सोच के देखो, माओ माओ सिर्फ लेडी ग्योकुयो के लिए ही टेस्टिंग करती है ना फूड वगैरह की, तो इस लॉजिक से ग्योकुयो के फूड में ही जहर था, राइट? रॉन्ग। टेक्निकली आप सही हो, बट द पॉइंट हियर इज कि ग्योकुयो का जो फूड था वो एक लेडी से एक्सचेंज कर दिया गया था। कुछ ऐसा सिचुएशन बना था जिसके कारण, मतलब एक्चुअली में जहर मिलाया गया था लेडी लिशुआ के सूप में, मतलब वो जो बच्ची है। सो यस, जो भी जहर मिलाया था वो एक्चुअली में लेडी लिशुआ को मारना चाहता है, लेकिन आखिर ये है कौन? अब ये मिस्ट्री इस पॉइंट पे तो सॉल्व नहीं होती है, जब होगी आपको बता ही दूंगा कहानी में, बट हम चलो जानते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या हुआ। खैर, तो आगे हमें माओ माओ के बारे में भी थोड़ी बातें बताई जाती है, लाइक उसका पास्ट क्या है नॉल। तो किडनैपिंग से पहले हम सब जानते हैं कि माओ माओ अपने अडॉप्टेड फादर के साथ रहती थी और वो अक्सर एक ब्रोथल द वर्डेग्रीज हाउस का जिक्र करती है, जहां वो मेन मैडम को ग्रैनी और 3 सो कॉल्ड प्रिंसेसेस को अपनी बिग सिस्टर्स बुलाती है। तो जब माओ माओ को हेयर पिन्स मिले थे तो वो समझ पाती है कि जो कोई भी किसी को हेयर पिन्स देता है वो उसकी मदद करने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी माओ माओ उसकी हेल्प लेके यहाँ पैलेस से बाहर जाके अपनी फैमिली से मिलके आ सकती है। तो माओ माओ यहाँ लिहाकू को कन्विंस करती है, हाँ वही इंसान जो कि नेम से सभी को पिन दे रहा था, और उसी के साथ माओ माओ अपने टाउन विजिट करने का डिसाइड करती है। बदले में माओ माओ प्रॉमिस करती है कि लिहाकू को ब्रोथल के अंदर बहुत ही लग्जरियसली ट्रीट किया जाएगा माओ माओ की 3 सिस्टर्स के द्वारा। तो घर जाके माओ माओ अपने पिता से मिलती है और रात तक उनसे बात करती है। विजिट के दौरान माओ माओ यहाँ ब्रोथल हाउस के अंदर एक मिस्ट्री भी सॉल्व करती है, लेकिन एट द एंड वो वापस यहाँ से चली जाती है। कहाँ चली गई वापस? ऑफ कोर्स रियर पैलेस के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जिनशी काइंड ऑफ अपसेट हो गया था क्योंकि वो भी तो माओ माओ को पिन दिया था, तो माओ माओ उससे भी तो मदद मांग सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो लिहाकू से मदद मांगी। तो हाँ, इन चीजों को जिनशी थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है और काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज होने लगता है, मतलब लौंडा गिर गया प्यार में। अब जब माओ माओ वापस आती है तो वो जिनशी से कहती है कि वो लिहाकू को नाइट ऑफ द ड्रीम्स दी है। अगेन जिनशी इसका गलत मतलब निकालता है, लेकिन बाद में लेडी ग्योकुओ समझाती है उसे कि नाइट ऑफ द ड्रीम्स वो नहीं दी है, बल्कि उसकी जो 3 सिस्टर्स है ब्रोथल के अंदर वो दी है। माओ माओ बस दिलवाई है, मतलब सेटअप करवाई थी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता ये सब। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम, जहां पैलेस के अंदर कुछ अजीब तरह के इवेंट्स होते हैं और माओ माओ इन इवेंट्स को सॉल्व करती है इंडिविजुअली। लेकिन ये जो सारे इवेंट्स हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगते हैं, जैसे गार्ड्स को एक फूड मेड का बॉडी मिलना, देन एक सर्वेंट था वो कचरा बर्न कर रहा था तो उसके हाथों पे रैशेस आ गया था। इनफैक्ट बर्निंग के टाइम फ्लेम का कलर भी कुछ अलग सा था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो पहले किसी ने लेडी लिशुआ को पॉइजन करने की कोशिश भी करी थी। अब जिनशी को यहाँ लगता है कि जो मेड मृत पाई गई है वही शायद लिशुआ को पॉइजन करने की कोशिश की थी। अपनी थियरी प्रूव करने के लिए जिनशी माओ माओ को लेडी आदुओ के गार्नेट पवेलियन भेजता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब लेडी आदुओ की बात की जाए तो वो 35 साल की है, यानी कि एम्परर से 1 साल बड़ी हैं, तभी तो वो काइंड ऑफ सबसे पुरानी कॉन्क्यूबाइन है। अब यहाँ जब माओ माओ लेडी आदुओ से मिलती है तो उसे लगता है कि इनका जो अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं जिनशी से मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी सी मैस्कुलिन फीचर्स हैं। नाउ गार्नेट पवेलियन की हेड लेडी इन वेटिंग मिस फ्यूमिंग पूरे पवेलियन का क्लीनिंग अरेंज कर रही होती हैं और माओ माओ उनके काम में हेल्प करती है, साथ ही अपना इन्वेस्टिगेशन करते हुए काफी चीजें समझने लग जाती है। एक छोटी सी बातचीत के दौरान मिस फ्यूमिंग रिवील करती है कि कैसे आदुओ जो है वो इस गार्नेट पवेलियन को छोड़ने वाली है क्योंकि एक न्यू रैंकिंग कॉन्क्यूबाइन को जगह मिल सके। इनफैक्ट आदुओ अब बच्चे नहीं कर सकती तो उनका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। अब पास्ट की बातों से माओ माओ को पता चलता है कि लेडी आदुओ का बच्चा उसी दिन जन्म लिया था जब फॉर्मर जो एम्प्रेस थी उनका बच्चा जन्मा था। तो ऑब्वियसली एम्प्रेस का वैल्यू ज्यादा है तो उनके बच्चे पे ज्यादा ध्यान दिया गया था एंड ऑफ कोर्स आदुओ को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली। इसी वजह से आदुओ का जो यूट्रस था वही डैमेज हो गया, इनफैक्ट उनका बेबी भी नहीं बचा। अब माओ माओ अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और वो समझ पाती है कि बहुत सारे फ्लावर्स के एसेंस में पॉइजन होता है और अगर उसे हनी के साथ मिला दिया गया तो जहर तैयार
है। तो यस, अगर माओ माओ की स्पेकुलेशन सही है तो अपनी जो मिस फ्यूमिंग है ना, वो अननोइंगली आदुए के बेबी को हनी के अंदर फ्लावर मिला के दे दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। साला इस सीरीज के अंदर सब बच्चे को मारने पे क्यों तुले हैं। माओ माओ फर्दर फाइंड आउट करती है कि एक टाइम पे लेडी लिशुआ और आदुओ दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज थी और आदुओ लिशुआ को अपनी बेबी की तरह ट्रीट करती थी। ऑफ कोर्स लिशुआ बहुत छोटी है। इनफैक्ट आदुओ ने मिस फ्यूमिंग को वार्न किया था कि बेबी को हनी में फ्लावर मिला के ना दिया जाए क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। तो फिर फ्लावर मिक्स्ड हनी दिया क्यों गया? तो जब इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है लंबे प्रोसेस के थ्रू, तो हमें पता चलता है कि मिस फ्यूमिंग जो है वही लेडी लिशुआ को पॉइजन करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि लेडी आदुओ का पास्ट रिवील ना हो और इसीलिए लिशुआ उनसे मिलना बंद करे। तो हाँ, माओ माओ मिस फ्यूमिंग को कन्फ्रंट करती है। मिस फ्यूमिंग भी मान लेती है कि भैया गलती मेरी थी, एक केस में अननोइंगली, एक केस में नोइंगली। लेकिन एक बात क्लियर था कि मिस फ्यूमिंग आदुओ को एक्चुअली में पसंद करती थी। वो उन्हें गलत क्रीपी वे में काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रही थी, व्हिच वाज नॉट नेसेसरी, और इसीलिए इतने कांड हुए। बट कांड तो हो गए हैं, इसलिए अगले सीन में मिस फ्यूमिंग का एग्जीक्यूशन दिखाया जाता है। इसके बाद माओ माओ लेडी आदुओ के साथ एक ड्रिंक शेयर करती है, मतलब शोक मना रही थी कि आदुओ की जो मेन लेडी इन वेटिंग थी वो अब नहीं रही। अगले दिन लेडी आदुओ अपना क्राउन सरेंडर करती हैं और गार्नेट पवेलियन को छोड़ देती हैं। लेकिन माओ माओ को शक होता है कि लेडी आदुओ का जो बेबी था वो शायद अब तक जिंदा है। क्यों? क्योंकि आदुओ बोली कि उनका बेबी उन्हें छोड़ के चला गया, ये तो नहीं बोली कि उनका बेबी मर गया। वहीं अगर मिस फ्यूमिंग की बात की जाए तो उनके एग्जीक्यूशन के बाद उनके रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी को लूट ली गई और उन्हें अलग अलग कॉर्पोरल पनिशमेंट्स मिली। लेकिन लेडी आदुओ के एक्शन पे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। आगे हम देखते हैं कि जिनशी एक लिस्ट लेके बैठा है जिसमें 80 लोगों के नाम हैं जो कि लेड ऑफ होने वाले हैं, मतलब उन्हें काम से निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका फ्यूमिंग फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बिजनेस कनेक्शन था। मतलब समझ रहे हो, अगर कोई गलती करता है तो भैया उसके साथ जिसका कनेक्शन है सबका कटेगा। अब यहां सबसे अजीब बात यह थी कि माओ माओ की किडनैपिंग जिन लोगों ने करी थी वो भी मिस फ्यूमिंग के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। तो क्योंकि वो लोग माओ माओ को यहां लेके आए थे तो माओ माओ को भी निकाला जाएगा। अब ना जिनशी तो ऑफ कोर्स माओ माओ को फायर करना नहीं चाहता था, लेकिन जिनशी को कहीं ना कहीं लगता है कि माओ माओ खुद यहां नहीं रहना चाहती, जाना चाहती है। तो ऐसे में वो माओ माओ से कहता है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, यू आर फायर्ड। बट द ट्विस्ट अगेन इज कि माओ माओ तो अब यहां रहना एंजॉय करने लगी थी, मतलब मिस्ट्री सॉल्व करने मिल रहा है, पोशन वोशन बना रहे हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो हाँ, माओ माओ रहना चाहती है लेकिन वो हो चुकी है एक्चुअली में अब फायर। बड़ा डिलेमा है भाई। तो फायर होने के बाद माओ माओ एक ओल्ड लेडी के साथ काम करने लगती है इन ए ब्रॉथल, मतलब वो काम नहीं कर रही थी, बस वेलकम करती थी लोगों का। मतलब समझ जाओ क्या नहीं कर रही थी और क्या करती थी, सिर्फ रिसेप्शन पे बैठना, आइए वेलकम, उधर जाइए। तो एक दिन नोबेलिटी के द्वारा एक पार्टी के लिए बेस्ट कोर्टसन्स को समन किया जाता है। नोबेल इवेंट पे माओ माओ देखती है कि जिनशी एक कोने में बैठा सल्क कर रहा है बेचारा। लेकिन जैसे ही वो माओ माओ को देखता है एकदम लाइफ लाइक हो जाता है। दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, मतलब लौंडा गिर गया है प्यार में पूरी तरह से माओ माओ के। अब यहाँ माओ माओ रिवील करती है कि कैसे वो एक्चुअली में पैलेस में वापस आके काम करना चाहती है और जिनशी को मौका मिल गया, बस वो माओ माओ को पैलेस के अंदर वापस ले आता है। मतलब जिनशी ओल्ड वुमेन जो थी ब्रॉथल वाली, उसको काफी सारा पैसा देता है, माओ माओ को वहां से छुड़ा लेता है। माओ माओ को उसका एक फेवरेट अर्ब भी देता है, काफी रेयर अर्ब था, तो माओ माओ ऑफ कोर्स इससे खुश होगी। एंड देन वो माओ माओ को एक नई पोजीशन ऑफर करता है आउटर कोर्ट के अंदर, जहां वो उसकी ऑफिस में एक कोर्ट लेडी बन सकती है और उसकी असिस्टेंट की तरह काम कर सकती है। सो या माओ माओ इज बैक इन द पैलेस और इसी पॉइंट पे 12 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं मित्रों। नो आई नो आप वीडियो एंजॉय करना शुरू कर दिए थे कि तभी वीडियो हो गई खत्म, लेकिन टेंशन नहीं, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट लेके तुरंत आ जाऊंगा। अगर आप लोग 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट्स को पूरा कर देते हो तो जल्दी जल्दी लग जाओ नीचे। जानना है ना आदुआ का बच्चा जिंदा है या मरा है, और अगर जिंदा है तो कौन है। मतलब अगर तुम गेस कर भी लिए कि कौन है तो वो कैसे जिंदा बचा और उसका एम क्या है, बहुत सारे मिस्ट्रीज है यहाँ, सब लेकर मैं आ जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करके दोस्तों से भी लाइक करवा दो। और अब तो सीजन 2 भी आ रहा है, उस पर भी बात करना है, ठीक है? तो थोड़ा स्पीड दिखाओ तुम लोग। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।